गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जल्दी जल्दी स्किप करके ना देखिए, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो पसंद आएगा, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। जैसा कि पता है, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर लिया था। कार्डियक आउटपुट भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम उसके आगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ईसीजी। ईसीजी और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। और इसका एक फुल फॉर्म ये भी है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ये दोनों फुल फॉर्म सही हैं। क्यों? जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये रिकॉर्डिंग है क्या? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वास्तव में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। एक बात। अब जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हैं वो कौन सी हैं? तो वैसे तो न्यूरल सिस्टम में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में एक होता है डीपोलराइजेशन। किसका? एट्रिया का। एक इवेंट होता है डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का। एक इवेंट होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और एक होता है रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। याद रखिएगा, इसमें से 3 इवेंट कौन से? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये तो रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन इवेंट तो होता ही होगा। तो एट्रिया का जो रीपोलराइजेशन है वो ओवरलैप कर जाता है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से। ठीक, एक बात। अब दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो रिकॉर्डिंग के लिए जो मशीन है उसको पेशेंट के कनेक्ट करेंगे। देखते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर ईसीजी रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो ईसीजी रिकॉर्डिंग के लिए जो ईसीजी मशीन है उसको कनेक्ट किया जाता है किससे? पेशेंट से। और पेशेंट से कनेक्ट करेंगे किसके द्वारा? तो कहेंगे 3 इलेक्ट्रिकल लीड। अब लीड कहां जोड़ेंगे? तो एक
राइट रिस्ट पर एक, लेफ्ट रिस्ट पर और एक लेफ्ट एंकल पर 3 लीड जोड़ते हैं। हाँ, यदि डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो ईसीजी मशीन को कनेक्ट कर देंगे चेस्ट रीजन से, और किसके द्वारा? बाई मल्टीपल लीड। याद रखिएगा वो 6 होते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस है क्या, ईसीजी की रिकॉर्डिंग के लिए मशीन को पेशेंट से कनेक्ट करते हैं, किसके द्वारा? तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड जो इनको लिम्ब लीड कहते हैं, ये लिम्ब में कनेक्ट होती हैं। कितनी लिम्ब लीड होती हैं? 3 लिम्ब लीड होती हैं। कहाँ जोड़ेंगे? एक राइट रिस्ट में, एक लेफ्ट रिस्ट में, एक लेफ्ट एंकल में। लेकिन अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो मल्टीपल लीड जोड़ी जाती है चेस्ट रीजन में। एक बात, किसी टिपिकल ईसीजी में हमको क्या देखने को मिलता, जरा देखिए। तो दिखता ये है, ऐसे दिख रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें इस वेव को P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको S कहते हैं और इसको T कहते हैं। तो किसी टिपिकल ईसीजी में जो पीक होते हैं उनको कैपिटल लेटर P, Q, R, S और T से डिनोट करते हैं। इसमें P क्या रिप्रेजेंट करता है, Q क्या रिप्रेजेंट करता है, या R, S क्या रिप्रेजेंट करता है और T क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्लियर होता है। तो अब हमको ये समझना है कि P वेव क्या बताती है, Q वेव क्या बताती है, R, S, T क्या बताती है। तो देखते हैं। जो P वेव है, P वेव की अगर हम बात करें तो ये बताती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किसका? एट्रिया का। और इसका रिजल्ट ये होता है कि साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ एट्रिया का। इसका मतलब ये है कि ये एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहोगे ईसीजी की जो पी वेव है वो एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है, या एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से क्यू आर एस, अब 3 वेव हैं तो हम कहेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब जब एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल कहोगे तो ये भी तो कह सकते हो कि ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है। ये भी कह सकते हो ये
वेंट्रिकल का सिस्टोल है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, या वेंट्रिकल के एक्साइटेशन को। एक क्वेश्चन। दूसरा देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस पूछेगा तो आप आंसर देंगे शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। और अगर इंड पूछेगा, सिस्टोल कब खत्म होता है, तो आंसर देंगे इंड ऑफ टी वेव। ये रट लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है पर मिनट, वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट रेट पर मिनट। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स काउंट कर लो, उनके नंबर पर मिनट जितने आएंगे वही किसके बराबर होंगे? हार्ट रेट पर मिनट। फिर आती है टी वेव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तो टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या ये कह सकते हो रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल। एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में वेंट्रिकल आए, या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और अभी मैंने बताया इंड ऑफ टी वेव, इंड ऑफ क्या है? सिस्टोल है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हमको इसमें से याद करना है। अब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखिए ईसीजी में कैसे लिखा हुआ है। लिखा है, कह रहा आप फैमिलियर होगे किसी एक सीन से जो टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो होगा। इसमें पेशेंट को हुक्ड अप कर देते हैं किसी मॉनिटरिंग मशीन से, जिसमें वोल्टेज ट्रेस देखने को मिलता है और साउंड पिप पिप की आवाज़ आती रहती है। फिर लंबा पी हो जाता है और पेशेंट किसमें चला जाता है? कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मशीन, देखो स्पष्ट लिखा है, ये जो मशीन है उसी का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इसका इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या क्या ऑब्टेन करेंगे? ईसीजी। ईसीजी है क्या? तो कहोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, पेशेंट कनेक्ट किए जाते हैं किससे? किसी एक मशीन से, जिसमें कितनी 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं। इसमें एक लीड कहाँ जोड़ दोगे? राइट और लेफ्ट रिस्ट से, और एक लीड कहाँ जोड़ दोगे? लेफ्ट एंकल से। और मॉनिटर करेंगे हार्ट की एक्टिविटी। लेकिन अगर डिटेल इवैल्यूएशन करना है तो मल्टीपल लीड जोड़ोगे, और किस रीजन से? चेस्ट। यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। किसी स्टैंडर्ड ईसीजी में जो पीक होता है उसको कैपिटल लेटर पी से टी के बीच रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये कैपिटल पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। देखो जो पी वेव है
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कहोगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन। किसका? एट्रिया का। जिससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका? दोनों एट्रिया का। लेकिन जो क्यू आर एस वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब चाहे डीपोलराइजेशन कहो या वेंट्रिकल का सिस्टोल भी कह सकते हो। उसी से इनिशिएट हो जाएगा क्या? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होता है? तो शॉर्टली जस्ट आफ्टर क्यू वेव। और यही बिगिनिंग है किसका? सिस्टोल या वेंट्रिकल के सिस्टोल का। अगर हम टी वेव की बात करें, अगर हम टी वेव की बात करें तो कहोगे टी वेव बताता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, या इसी को कहते क्या है? रीपोलराइजेशन। और इंड ऑफ टी वेव मार्क करता है इंड ऑफ सिस्टोल को। अगर हम काउंट कर लें नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ए गिवन टाइम पीरियड, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं हार्ट रेट इन एन इंडिविजुअल। ईसीजी ऑब्टेन होता है डिफरेंट इंडिविजुअल से। वो देखने में तो क्या होते हैं? वो रफली सेम होते हैं, लेकिन लेकिन अगर कहीं ईसीजी में कुछ चेंज आ जाए स्टैंडर्ड शेप से, तो ये इंडिकेट करता है किसी न किसी एबनॉर्मेलिटी या डिजीज। इसी नाते ईसीजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है बच्चों, जरा देख लेते हैं पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कहोगे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, या एक और चीज लिख लेते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस क्या करता है? एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव क्या है? रिवेलराइजेशन को। ठीक है, तो अगर हम एनसीईआरटी वाइज देख लें तो हम लोगों ने ईसीजी कंप्लीट कर लिया है। और अब ईसीजी के बाद क्या पढ़ेंगे? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में इतनी जो लाइन है ये ब्लड वेसल के बारे में लिखी है, फिर ये डबल सर्कुलेशन है। तो पहले ब्लड वेसल देख लेते हैं, फिर हम लोग डबल सर्कुलेशन डिटेल में देखेंगे। डबल सर्कुलेशन में जो पहली हेडिंग है वो ब्लड वेसल है। तो पहले हम लोग थोड़ा ब्लड वेसल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में डबल सर्कुलेशन देखेंगे। ब्लड वेसल में जो पहली बात है कि हम लोगों में बहुत सारी ब्लड वेसल पाई जाती हैं, लेकिन मेनली दो की बात करेंगे, एक आर्टरी की और एक वेन। वैसे तो आर्टीरियोल भी है, वेन्यूल भी है और कैपिलरी। आर्टरी और वेन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 लेयर वाल पाई जाती है। और कैसे वो देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी आर्टरी या वेन की अगर हम टीएस काटेंगे तो सबसे अंदर अंदर जो हमको लेयर मिलेगी ये इनर मोस्ट लेयर है, और इसका नाम ट्यूनिका इंटिमा है, जो कि बनी होती है स्क्वामस एंडोथीलियम की। इसके बाहर की जो लेयर होती है ये इस लेयर का नाम
ट्यूनिका मीडिया होता है और ये बनी होती है स्मूथ मसल एंड इलास्टिन फाइबर। इसके बाहर की जो लेयर होती है इसके बाहर की जो लेयर होती है उसका नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है और ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ इसमें पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर। तो याद कैसे रखेंगे, आर्टरी और वेन में 3 लेयर वाल पाई जाती है। 3 लेयर में से कौन सी लेयर बाहर है, कौन सी लेयर बीच में है, कौन सी लेयर अंदर है। जो बाहर की लेयर है उसका नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना है, बीच की लेयर ट्यूनिका मीडिया है, अंदर की लेयर ट्यूनिका इंटीमा है। बाहर की लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कोलेजन फाइबर होता है। बीच की लेयर स्मूथ मसल की बनी होती है, इलास्टिन फाइबर होता है। और अंदर की लेयर स्क्वामस एंडोथीलियम की बनी होती है। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये थिन होती है किसमें, वेन में, देन आर्टरी। आर्टरी की तुलना में ट्यूनिका मीडिया क्या होती है, तो आंसर देंगे थिन होती है। ठीक है, इसका मतलब ट्यूनिका मीडिया थिक होती है किसमें, आर्टरी में, थिन होती है किसमें, वेन में। ये तो हो गया ब्लड वेसल का। अब आगे देखते हैं। अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हार्ट है और जितना पता है कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और अब देखिए कैसे क्या होता है। होता ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो लंग्स को सप्लाई होता है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स को सप्लाई होता है और लंग्स का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। ध्यान से सुनिएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो लंग्स को गया है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग से ब्लड जो राइट लेफ्ट एट्रियम में आया है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट वेंट्रिकल से चल करके लेफ्ट एट्रियम तक जो भी सर्कुलेशन हुआ है, इस सर्कुलेशन का नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और ये है कहां से कहां, तो दिख रहा है, ये शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से, कहां जाता है, लंग्स से, कहां खत्म होता है,
कहाँ खत्म होता है, तो हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। हार्ट का वो सर्कुलेशन जो कहाँ से शुरू हो, राइट वेंट्रिकल से शुरू हो, लंग्स तक जाए और लंग्स से कहाँ खत्म हो जाए, लेफ्ट एट्रियम, उसका नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन। काम काम है ऑक्सीजनेशन, ऑफ ब्लड। फिर देखिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पंप कर दिया जाएगा, तो पंप कर देते हैं। पहले किस में जाएगा, एओर्टा, फिर किस में जाएगा, आर्टरी, फिर आगे जाकर के किस में जाएगा, आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल जाकर के आगे एक नेटवर्क बना लेती हैं और इस नेटवर्क का नाम कैपिलरी। कैपिलरी फिर यूनाइट करती हैं, कैपिलरी फिर यूनाइट करती हैं और यूनाइट करके देखो क्या है, कैपिलरी यूनाइट करके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उस स्ट्रक्चर का नाम वेन्यूल। फिर वेन्यूल यूनाइट करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम वेन, और वेन यूनाइट करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका नाम वेना कावा। और वेना कावा जाकर के ओपन हो जाता है किसमें, राइट एट्रियम। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम तक जो भी है उसी का नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन है। क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर ध्यान से देखें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक है बेटा, तो कहोगे ये शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा, फिर एओर्टा में जाएगा, फिर आर्टरी में जाएगा, फिर आर्टीरियोल में जाएगा, फिर कैपिलरी। और बेटा कैपिलरी कहाँ पाई जाएगी, तो कैपिलरी तो पाई जाएगी टिश्यू में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अंततः ब्लड कहाँ चला गया बेटा, टिश्यू में। और टिश्यू से भी देखो क्या हुआ, टिश्यू से निकला वेन्यूल, से निकला वेन, से वेना केवा, और अंततः आया किसमें, राइट एट्रियम में। तो टिश्यू से होते हुए ये किसमें आ गया, राइट एट्रियम। कितना बढ़िया आसानी से याद कर सकते हो। सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम है, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। घुमा फिरा करके बात यह है कि राइट वेंट्रिकल से शुरू करो और लेफ्ट एट्रियम पे समाप्त करो तो पल्मोनरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करो और राइट एट्रियम पे समाप्त करो तो सिस्टमिक। इसका काम है ऑक्सीजनेशन, इसका काम क्या है, इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, O2 का, और किसका, न्यूट्रिएंट, किसको, टिश्यू को। साथ में टिश्यू से कलेक्ट भी तो करेंगे, कलेक्शन करेंगे किसका, CO2 का, वेस्ट का, कहां से, फ्रॉम टिश्यू। तो हम लोगों में पाया जाता है डबल सर्कुलेशन, और डबल सर्कुलेशन के होते हैं दो पार्ट, एक का नाम होता है पल्मोनरी और एक का नाम होता है सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो तो जो सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से शुरू हो और लेफ्ट एट्रियम में खत्म हो वो पल्मोनरी, और जो
लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हो और राइट एट्रियम में खत्म हो, उसका नाम सिस्टमिक। एक बात, इसका काम ऑक्सीजनेशन है, जबकि इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ O2 या न्यूट्रिएंट किसको देना, टिश्यू को, और CO2 और वेस्ट कहाँ से लेना, टिश्यू। अगर फुल वे लिखना चाहा, सिस्टमिक का पूरा सर्कुलेशन लिखना चाहो, तो देखो क्या है। सिस्टमिक का पूरा सर्कुलेशन ऐसे है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से आर्टरी से आर्टीरियोल से कैपिलरी से वेन्यूल से वेन से वेना केवा, और फिर कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम। ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में दो छोटे छोटे और सर्कुलेशन पाए जाते हैं, वो देख लेते हैं। एक है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अगर हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो क्या है, जरा देखो। तो ये है हम लोगों की इंटेस्टाइन, और ये है हम लोगों का लिवर। ध्यान से सुनिएगा, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन एक स्पेशल सर्कुलेशन है जो ब्लड को कैरी करता है इंटेस्टाइन टू लिवर। और कौन लेके जाएगा, ये कौन सी है, ये है हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कैरी करेगी ब्लड को, कहां से, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। इंटेस्टाइन से लिवर को ब्लड जो लेके जाएगा उसका नाम हिपैटिक पोर्टल वेन, और इस पूरे सिस्टम का नाम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और आगे देखते हैं। एक है कोरोनरी सर्कुलेशन। ये क्या है, तो याद रखिएगा, ये है हार्ट, और हार्ट में ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ये है एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है, इसी से दो ब्लड सप्लाई निकलती हैं। इसका नाम कोरोनरी आर्टरी है। और ये करती क्या है, ये सप्लाई करती है ब्लड टू हार्ट मसल। और ये कोरोनरी आर्टरी किसका पार्ट है, कोरोनरी सर्कुलेशन का है। तो आप कहो हार्ट की मसल को सप्लाई करना और उससे ब्लड वापस लेना, ये दो काम है। और दो काम कौन करेगा, तो कोरोनरी सर्कुलेशन में दो होते हैं, एक है कोरोनरी आर्टरी और एक है कोरोनरी वेन। इनका काम देखो क्या है, इनका काम है सप्लाई करो और कलेक्ट करो ब्लड फ्रॉम हार्ट मस्कुलेचर। तो हार्ट के मस्कुलेचर से ब्लड सप्लाई को देना और उससे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आंसर देंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। और इसमें कोरोनरी आर्टरी भी होती है, कोरोनरी वेन भी होती है। कोरोनरी आर्टरी दो होती हैं, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, इतना बस सफिशियंट है। ठीक है, इसको अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। चलिए
देखिए एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है ये। ब्लड फ्लो करता है स्ट्रिक्टली इन ए फिक्स रूट थ्रू द ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में मेन कौन सी है? आर्टरी और वेन। प्रत्येक आर्टरी हो चाहे प्रत्येक वेन हो, इसमें कितनी लेयर पाई जाएंगे? 3। जिसमें इनर लाइनिंग किसकी है? स्क्वामस एंडोथेलियम की, जिसको कहते क्या है? ट्यूनिका इंटिमा। बीच की जो लेयर है वो बनी है स्मूथ मसल और किसकी? इलास्टिक फाइबर की, कहते क्या है? ट्यूनिका मीडिया। एक्सटर्नल जो लेयर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, साथ में कोलेजन फाइबर हैं, कहते क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया थिन है किसमें? वेन में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यहां तक सही है। अब आगे देखते हैं। एज मेंशन अर्लियर, अगर ब्लड पंप किया जाएगा किसके द्वारा? राइट वेंट्रिकल के द्वारा, तो किस में जाएगा बेटा? वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर ब्लड को पंप करेगा तो वो किस में जाएगा? एओर्टा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पंप किया गया है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में, वो कहाँ जाएगा? लंग्स को। और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन से। किसमें आएगा? लेफ्ट एट्रियम। ध्यान से सुनिएगा, राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक जो भी है, राइट वेंट्रिकल से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक जो भी है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा जरा डायग्राम देख लो एनसीईआरटी वाला, जरा देखो, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का ब्लड पंप किया गया और ये वापस आया। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक जो भी सर्कुलेशन है ये, उसको कहते क्या है? पल्मोनरी। जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी, आएगा तो पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा एओर्टा में, फिर वो पास करेगा आर्टरी से, फिर आर्टीरियोल से, फिर कैपिलरी से, अंततः कहाँ पहुंचा? टिश्यू। और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा पहले वेन्यूल से, फिर वेन से, फिर वेना केवा से, और अंततः कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुए, राइट एट्रियम में समाप्त हुए। दिस पाथवे को कहते क्या हो? सिस्टमिक। और इसका काम क्या है? यही O2 और न्यूट्रिएंट देगा किसको? टिश्यू को, और वहां से ले लेगा CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस। एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है किसके बीच? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और किसके बीच? लिवर के बीच। कहते क्या हैं? कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक क्वेश्चन। और हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है? कैरी करती है ब्लड को, कहां से? इंटेस्टाइन से। कहां तक ले जाती है? लिवर तक, बिफोर डिलीवर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल पाया जाता है जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? सर्कुलेशन करना है ब्लड का, किसमें? कार्डियक मस्कुलेशन। और उसको कहते क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन। डायग्राम में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ तो डार्सल एओर्टा से होता हुआ, आर्टरी से होता हुआ, आर्टीरियोल से होता हुआ कैपिलरी में पहुंचा, फिर वेन्यूल से होता हुआ, वेन से होता हुआ, वेना केवा से होता हुआ कहां आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आज बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर पर हम लोग रेगुलेशन और कार्डियक डिसऑर्डर कंप्लीट करेंगे।
बाय बाय।